हाँ जी। तो जब तुम जीओसी रिवाइज करने लगो तो कैसे, कौन कौन से पॉइंट्स तुम्हें याद रखने हैं? जीओसी में एक इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या क्या है? दूसरा न्यूक्लियोफाइल क्या है? न्यूक्लियस लविंग, जिनके पास लोन पेयर अवेलेबल हो देने के लिए, या फिर नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, और या फिर जो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकते हो, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन हो। हाँ जी, क्या बात है? तीसरा जो इसमें याद रखना है, इन दोनों के अलावा कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी हैं जो दोनों तरह से बिहेव करते हैं, विच एक्ट एज बोथ, इलेक्ट्रोफाइल भी और न्यूक्लियोफाइल भी। ऐसे मॉलिक्यूल जनरली न्यूट्रल होते हैं और उनमें पोलर बॉन्ड होता है। जैसे ये ले लें, इस तरह के मॉलिक्यूल हैं, तो उसमें इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर दोनों होते हैं। फिर उसके बाद हमने किया था टाइप्स ऑफ फिशन। जब भी तुम कोई टॉपिक रिवाइज करते हो ना, सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में वो हेडिंग आने चाहिए कि इस टॉपिक में है क्या क्या। उसके बाद उसके सब टॉपिक्स को आगे तुम स्टडी कर सकते हो, पहले पता तो चले करना क्या है। जो पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, जो नेगेटिव है वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। कोई भी अनायन जो नेगेटिवली चार्ज है वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा, ठीक है। जो पॉजिटिवली चार्ज है वो न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा, और जो न्यूट्रल है उसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है। हाँ जी, टाइप्स ऑफ फिशन, और उसके बाद टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट, जिसमें हमने 3 तरह के मेजर इंटरमीडिएट किए थे, रेडिकल, कैटायन, कार्बोकैटायन एंड कार्बन आयन। ये 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन उस एटम पर। तो ये वाले न्यूक्लियोफाइल हुए, बाकी के दोनों इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आए। फिर इन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के ऑर्डर, सबसे इंपॉर्टेंट तो इस टॉपिक में यही है, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है। और इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर में हमने जो इफेक्ट्स किए थे उनमें था इंडक्टिव इफेक्ट, जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन का क्या था, डिस्प्लेसमेंट, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट। दूसरा था इसमें मीजोमेरिक इफेक्ट, जिसमें था पाई इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर, इसका ट्रांसफर। प्लस और माइनस का मतलब तुम्हें पता ही है, जिसके रेफरेंस में हम ये टर्म यूज कर रहे हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन देता है तो माइनस हो जाएगा, लेता है, सॉरी उल्टा बोल दिया, देता है तो प्लस, माइनस है तो लेने वाले इफेक्ट है तो उसको माइनस इफेक्ट कहते हैं। माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन लेना, प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन रिपेल करना। प्लस एम अपना लोन पेयर देना अनसैचुरेटेड सिस्टम को, और माइनस एम अनसैचुरेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन लेना। मीजोमेरिक इफेक्ट किसी ग्रुप का तभी होगा जब वो अनसैचुरेटेड कार्बन से डायरेक्टली अटैच होगा। अगर इससे डायरेक्टली अटैच ग्रुप OR है, लोन पेयर है, तो इसका कौन सा इफेक्ट है, प्लस एम। अगर अनसैचुरेटेड कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच ग्रुप खुद भी अनसैचुरेटेड है तो उसका, और उसके पास कोई लोन पेयर नहीं है की एटम पर, तो उसका माइनस एम इफेक्ट। ओ अटैच्ड है, हाँ, तो की एटम को चेक करना है। तुम्हारे जो इसमें जीओसी के साइनॉप्सिस हैं उसके एंड में इंपॉर्टेंट टिप्स दिए हुए हैं, तो उसको रिवाइज करना आप। तो एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं और ये पॉइंट्स भी दिए हुए हैं। हाँ, अल्काइल ग्रुप, जितने भी अल्काइल ग्रुप है ना, सैचुरेटेड अल्काइल, उसका प्लस आई और रेस्ट माइनस आई, इतना तो याद रहेगा ना। माइनस कहीं भी लगाओ उसका मतलब है वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जहां से भी अटैच्ड है वो वहां से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो माइनस, उसको दे रहा है तो प्लस।
डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच्ड एटम की एटम, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच्ड एटम की एटम, ठीक है। इसके अलावा परमानेंट इफेक्ट में हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट आया था। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट में CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा P कॉन्जुगेशन या सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। सिग्मा P का मतलब है जैसे कि ये कार्बोकेटायन है, इसमें वेकेंट p ऑर्बिटल है, तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसके वेकेंट p ऑर्बिटल में चले जाएं, तो सिग्मा P कॉन्जुगेशन हो गया। दूसरा ये पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड के साथ CH बॉन्ड लगा हुआ है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन पाई के साथ कॉन्जुगेशन में, इसलिए दोनों नाम दिए जाते हैं। सिग्मा P कार्बोकेटायन के लिए, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन ये डबल बॉन्ड के साथ अटैच CH के लिए, दोनों ही हाइपर कॉन्जुगेशन है। बेंजीन के साथ CH लगाओ और बेंजीन के साथ CD ग्रुप लगाओ। तुम्हें पता है ड्यूटेरियम का मैंने बताया था माइल्ड प्लस साई इफेक्ट है, तो इस ग्रुप में प्लस साई इफेक्ट है, वीकेस्ट प्लस साई इफेक्ट ड्यूटेरियम का होता है, D का मतलब ड्यूटेरियम है ना, बट हाइपर कॉन्जुगेशन इसका ज्यादा है, हाइपर कॉन्जुगेशन CH का ज्यादा है। रीजन CD बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, ये जो CD बॉन्ड है इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है तो इसके इलेक्ट्रॉन उतना इजीली इधर शिफ्ट नहीं हो पाएंगे ना, तो ये पॉइंट लिख लो। हाइपर कंजुगेशन ऑफ CH ग्रुप, CH बॉन्ड इज मोर देन CD बॉन्ड। हाइपर कंजुगेशन ऑफ CH bond is more than CD bond. Bond energy of CD bond is more than CH bond. D heavier है ना, heavier isotope है, तो हिलाना थोड़ा मुश्किल होगा उसको। जितने heavier isotope है ना उनके bond की एनर्जी ज्यादा होती है। कार्बोकेटायन में हाइपर कंजुगेशन बड़ा डोमिनेटिंग इफेक्ट है, मोर देन इवन हाइपर कंजुगेशन, मतलब मोर देन इंडक्टिव इफेक्ट और सम टाइम कॉन्जुगेशन इफेक्ट। इंडक्टिव, मेसोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन। तो मैं बताऊं जो भी जीओसी में जो भी टर्म हम कर रहे हैं ना, ये ऑर्गेनिक के अल्फाबेट्स हैं, ये नहीं कि आज टेस्ट है तो आज ही याद करना है इसको, हमेशा परमानेंटली ये दिमाग में बैठे होने चाहिए, हर स्टेप पर ये यूज होते हैं। हाँ जी ठीक है, तो अभी हम इस टॉपिक में देख रहे थे कौन कौन से पार्ट्स इसमें रिवाइज करने वाले हैं। उठाओ जरा इसको, इसकी पिक ले लो जो लेट आए हैं सब, और ऑनलाइन भी। जो मेन पॉइंट्स हैं तुम्हें पता होने चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल which act as both type of fission, type of intermediate, inductive, mesomeric, mesomeric में 2 प्लस M माइनस M, और साइनॉप्सिस के इंपॉर्टेंट टिप्स से इन सबको आ जाके रिवाइज करना। देन हाइपर कॉन्जुगेशन विच इज सिग्मा P कॉन्जुगेशन या सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, राइट। हाइपर कंजुगेशन में एक केस और बताया था ना मैंने, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। वो कब होता है? जब CH की जगह क्या हो, हेलोजन हो। जब कार्बन हेलोजन बॉन्ड हो, बातें नहीं, जब कार्बन हेलोजन बॉन्ड हो
तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला इफेक्ट आ जाता है, दैट इज रिवर्स हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। ठीक है, पता है सबको ये। और एक टेम्परेरी इफेक्ट था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जो अभी हम रिएक्शंस कर रहे हैं उनमें यही टेम्परेरी इफेक्ट यूज हो रहा है। रिएक्शन की टाइप्स में हम कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हमने एक रिएक्शन की थी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, और दूसरी हम कर रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इसमें एक इंपॉर्टेंट रूल हमने यूज किया था, मार्कोनिकॉफ्स रूल। फ्री रेडिकल रिएक्शन, ये सारी रिएक्शन थी अल्केन की, रिएक्शंस ऑफ एल्केन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये रिएक्शंस किसकी थी? अल्कीन्स एंड अल्काइन की। पिछली क्लास में हमने एक रिएक्शन किया था HBr के साथ, है ना, रिचर बिकम्स मोर रिचर। वैसी एक और रिएक्शन करते हैं हम, ये है एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H+ आयन। तुम्हें H+ आयन डालने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वाटर अपने आप में एक न्यूक्लियोफाइल है, और क्योंकि बहुत वीक है इसलिए H+ आयन जल्दी नहीं देता, तो हमने इलेक्ट्रोफाइल डाला, H+ डाला, जब जाके रिएक्शन हुआ। हाँ, तो क्या बनेगा? इस पे क्या जाएगा? CH2 पर क्या जाएगा? H। तो OH कहाँ जाएगा? बीच वाले कार्बन पर, और हमारा प्रोडक्ट बन गया प्रोपेन 2O। It is propane 2O, Markovnikov addition of water in presence of H+ ion. HOCl, उसको कहते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड, जिसमें Cl पे है पॉजिटिव चार्ज, OH पर है नेगेटिव चार्ज। इसको हम क्लोरीन वाटर भी कहते हैं, क्योंकि क्लोरीन वाटर में ये बनता है। अब मुझे बताओ Cl कहाँ जाएगा? CH2 पर, और OH कहाँ आएगा? बीच में। तो अब हमें क्लोरो अल्कोहल मिल जाएंगे। बस दिमाग में रखना है, पॉजिटिव पार्ट विल ऐड ऑन दैट कार्बन व्हिच हैव मोर हाइड्रोजन। बातें नहीं। राइट? अब अगर ये ट्रिपल बॉन्ड होता, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोब्रोमस है तो क्या होता? HOBr। उसको ब्रोमीन वाटर भी कह सकते थे, है ना, क्लोरीन वाटर, ये हो जाएगा। ठीक है। नाउ इफ इट इज अल्काइन, अल्काइन जो है, रिएक्टिविटी अल्काइन की अल्कीन से कम है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में। पहले तो इसका रीजन बताओ। अल्काइंस आर लेस रिएक्टिव देन अल्कीन फॉर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। पहले स्टेटमेंट लिखो ही, अल्काइंस आर लेस रिएक्टिव देन अल्कीन in electrophilic addition reaction. Why? तो उससे क्या हुआ? 2 पाई बॉन्ड है तो ज्यादा पाई बॉन्ड है, तो उसका रीजन देखो। तुम्हें याद होगा मैंने बताया था, जब भी E पॉजिटिव अटैक करता है तो कार्बोकैटायन बनते हैं, और ये इसका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। जिसका कार्बोकैटायन स्टेबल, उसकी रिएक्शन फास्टर। अब फर्स्ट में जब हम E का अटैक करवा रहे हैं तो हमें सेकेंडरी अल्काइल कार्बोकैटायन मिल रहा है। जब यहां पर अटैक करवा रहे हैं E का, सॉरी, तो हमें जो कार्बोकैटायन मिल रहा है वो विनाइलिक मिल रहा है, नहीं? और विनाइलिक कार्बोकैटायन में तो -I इफेक्ट आ जाता है और उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, हाइपर कंजुगेशन भी नहीं होता। अगर ये डबल बॉन्ड वाला CH हो ना, फिर हाइपर कंजुगेशन नहीं, इधर वाला करेगा मिथाइल, इधर वाला नहीं करेगा। सो इन दोनों में से दिस कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल।
दिस विनाइलिक कार्बोकेटायन इज लेस स्टेबल. जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल, उसकी रिएक्शन फास्टर, तो एल्कीन की रिएक्शन फास्टर. सो अल्काइन और एल्कीन में से ज्यादा रिएक्टिव एल्कीन है, क्योंकि एल्कीन पर ई के अटैक के बाद कार्बोकेटायन स्टेबल बन रहा है, जबकि अल्काइन पर ई का अटैक होने पर विनाइल कार्बोकेटायन बन रहा है विच इज लेस स्टेबल. हाँ, फर्स्ट वाले में नहीं, प्राइमरी तो नहीं है, ये भी 2 कार्बन से अटैच है, तो ये भी सेकेंडरी. बट डबल बॉन्ड आ जाने से क्या होगा, एक तो इस तरफ का हाइपर कंजुगेशन खत्म हो गया. हाइपर कंजुगेशन में सैचुरेटेड CH होता है ना, ये डबल बॉन्ड वाला CH है, हाइपर कंजुगेशन करेगा ही नहीं. ऊपर से डबल बॉन्ड वाला कार्बन जो है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, -I होगा. तो मैं स्टार्टिंग में मैंने टाइप ऑफ कार्बोकेटायन करवाए थे ना, तो उसमें विनाइली कार्बोकेटायन लेस स्टेबल था. ये पॉइंट क्लियर हुआ. विनाइली कार्बोकेटायन इज लेस स्टेबल, इसीलिए उसका बनना जो है वो इतना प्रेफर्ड नहीं होगा, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, उसका RDS ज्यादा ही स्लो होगा, ओवरऑल रिएक्शन भी स्लो हो जाएगी. चले आगे, लिख लिया है सबने. तो हम कर रहे थे कि अल्काइन में जब हम वाटर का एडिशन करवाते हैं तो इजीली एडिशन नहीं होता, इसमें हमें पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल Hg+2 लेना पड़ता है. ट्रांजिशन मेटल में जिनमें भी D10 कॉन्फ़िगरेशन है, दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल. याद करो, जिनके D10 कॉन्फ़िगरेशन है उसमें पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, किसी के इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर ज्यादा होती है, इसलिए वो अच्छे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं. तो जब हम अल्काइन पर वाटर का एडिशन करवाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल डालते हैं ताकि वो अल्कीन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना दे, मतलब उसके पाई इलेक्ट्रॉन को खींच ले, उसको रिएक्टिव बना दे, क्योंकि अल्काइन की रिएक्टिविटी थोड़ी कम है. एडिशन वही मार्कोनिकॉफ एडिशन ही होने वाला है, मतलब इस C पे क्या जाएगा, H, और इस C पे जाएगा OH. एक H पहले से था, एक H और आ गया, और वाटर का OH बीच वाले कार्बन पर. तुम्हें देख के लग रहा होगा ये इनॉल है ना, इनॉल. तो ये टॉटोमराइज नहीं हो जाएगा. इनॉल और कीटो आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं, और इक्विलिब्रियम किस तरफ ज्यादा शिफ्टेड होता है, कीटोन की तरफ. तो जब ये टॉटोमराइज होगा तो इसका डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ, और H चला जाएगा यहाँ. तो तुमने देखा ये रीअरेंजमेंट टाइप हो गया ना, समझ लो, टॉटोमेरिज्म हो गया, और ये इनॉल चेंज हो गया कीटोन में, प्रोपाइन टू एसीटोन हो गई कन्वर्जन हमारी. जो ट्रांजिशन मेटल के कैटायन है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होते हैं जिनमें D10 कॉन्फ़िगरेशन हो, क्योंकि इसका पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है. D का पुअर स्क्रीनिंग होता है ना, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन स्क्रीन ही ना कर पाए तो न्यूक्लियस का चार्ज बाहर तक ज्यादा पहुंच जाता है. अगर न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज बाहर तक ज्यादा पहुंचा तो किसी को भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना. तो जो ट्रांजिशन मेटल के कैटायन है D10 कॉन्फ़िगरेशन वाले, दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल. अब यहाँ एक और चीज आती है कि अगर गलती से एक मॉलिक्यूल वाटर का और ऐड हो जाए, ये टॉटोमेरिज्म तक लिख लिया क्या तुमने सबने? तो अब लिखना बंद करें और एक चीज ध्यान से सुनिए. अगर इसमें वाटर का एक मॉलिक्यूल और ऐड हो जाता तो ये क्या बनाता, CH3, यहाँ CH3, और बीच में 2 OH आ जाते. और ये केमिस्ट्री में एक रूल है कि एक ही कार्बन पर 2 OH कभी स्टेबल नहीं होते, और वो इमीडिएटली वाटर निकाल देते हैं. जेम डायॉल
हाँ जी, कुछ पूछना है सर? तो पहले सामने देखो, लिखना नहीं है। अगर एक ही कार्बन पर दो OH ग्रुप्स हैं, जेम डायोल्स हैं, दे आर अनस्टेबल, और इमीडिएट यहां से वाटर निकलेगा, और वाटर निकलने के बाद इसने वही कंपाउंड बना दिया ना जो टॉटोमेरिज्म पर बना था। तो या तो ये टॉटोमराइज हो गया, अगर कुछ बच भी गया तो उस पर वाटर फिर से अटैक कर जाएगा, और अल्टीमेटली हमारा फाइनल प्रोडक्ट यही बनेगा। तो लिख लीजिए। और ऐसा सिर्फ यही नहीं बता रही हूं मैं, कहीं भी अगर किसी रिएक्शन में एक कार्बन पर दो OH आ जाए तो इमीडिएटली वो वाटर लूज कर देते। यही है, यही है एंड प्रोडक्ट, यहाँ भी यही है, टॉटोमेरिज्म से बने या एक और वाटर के एडिशन से बने। बट इतना जरूर है कि ट्रिपल बॉन्ड पर 2 बार एडिशन हो सकता है। 2 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड हुए पर लास्ट में एक वाटर तो फिर से मिल गया ना, तो इसका मतलब ओवरऑल एडिशन सिर्फ एक ही वाटर का हुआ। ये चीज समझ में आ रही है? जबकि पिछली क्लास में हमने HBr ऐड किया था, वहां तो 2 HBr ऐड हुए थे, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड पर वाटर का एक ही मॉलिक्यूल ऐड हो पाता। ये रिएक्शन वैसे हाइड्रोकार्बन में एल्कीन में है, पर मैंने यहाँ बता दी ताकि तुम्हें इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन और क्लैरिटी हो उसमें। हाँ जी, लिख लिया तुमने? ऐसे ही अगर हम क्लोरीन वाटर का एडिशन करवाते हैं, HOCl का एडिशन करवाते हैं, सिंपल मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग इस CH पर चला जाएगा Cl, और यहां पर क्या आ जाएगा OH, अगेन इट इज इनॉल, इट विल टॉटोमराइज, और ये क्लोरोकीटोन बन गया। ये देखो डबल बॉन्ड इधर, H इधर। लेकिन अगर एक और मॉलिक्यूल ऐड हो जाता तो इस बार प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफरेंट बनता, इससे डिफरेंट होता, क्योंकि अब एक नहीं 2 क्लोरीन आ जाते ना, वाटर जरूर निकलता, लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट है वो डाई क्लोरो है। तो अगर कहीं एक्सेस लिखा होता, एक्सेस ऑफ HOCl, तो हम ये प्रोडक्ट बनाते। 1 मॉलिक्यूल ऑफ HOCl होता तो हम ये प्रोडक्ट बनाते। बता सकते हैं नाम क्या है इसका? 1 क्लोरो प्रोपेनॉन, और ये वाला 1,1 डाई क्लोरो प्रोपेनॉन, 1,1 डाई क्लोरो प्रोपेनॉन। अगर HOCl एक्सेस में है तो टॉटोमराइज हो उससे पहले ही दूसरा मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा, और ऐसे में हमें डाई क्लोरो मिल जाएगा। ये लिख दिया जाए या क्लोरीन वाटर लिख दिया जाए, एक ही बात है। अगर कहीं लिखा होता, अच्छा पहले ये लिख लो, अब तुम्हें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पर वाटर का एडिशन, क्लोरीन वाटर का एडिशन, ठीक है, HBr का एडिशन, ये समझ में आया? वो डबल ट्रिपल चाहे कहीं भी हो, चाहे वो रिंग में हो या ओपन चेन में हो, एक जैसी रिएक्शन है। लेकिन अगर क्लोरीन CCl4 लिखा हो, CCl4 एक नॉन पोलर मीडियम है, उसमें क्लोरीन डिसॉल्व हो जाती है एज इट इज, तो अब यहाँ एडिशन सिर्फ क्लोरीन का होगा, और क्लोरीन का एडिशन हमेशा एंटी एडिशन होता है। इसका मतलब समझ में आया? क्लोरीन जब भी मल्टीपल बॉन्ड पे अटैक करते हैं, 2 मॉलिक्यूल क्लोरीन के, एक इधर से अटैक करेगा तो एक नीचे से करेगा, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ट्रांस हो गया। नहीं, दोनों क्लोरीन ट्रांस हो गए डबल बॉन्ड के अराउंड, एंटी एडिशन कहते हैं इसको। 2 टर्म यूज होते हैं, जब ऐड होने वाली दोनों चीजें एक ही साइड से ऐड होना तो उसको सिन एडिशन कहते हैं, सिन। जब ऑपोजिट साइड से ऐड हो तो उसको एंटी कहते हैं। तो क्लोरीन जो है एंटी एडिशन की कैटेगरी में आता है। करोगे आगे डिटेल इसकी, और अब एक बार और क्लोरीन ऐड हो जाएगा, नहीं, पर एक बार और क्लोरीन ऐड होने पर तो सिन एंटी सब खत्म, सिंगल बॉन्ड हो गया। नहीं,
तो टेट्राक्लोराइड मिल गए। तो तुम्हें डिफरेंस देखो, ये क्लोरीन वाटर था और ये क्या था, क्लोरीन CCl4। क्लोरीन CCl4 में सिर्फ क्लोरीन ऐड होगा, क्लोरीन वाटर में एक्चुअली क्लोरीन वाटर से रिएक्ट करके HOCl बना देता है और वो जाके ऐड होता है। तो ऑर्गेनिक में एक एक वर्ड, क्लोरीन वाटर या क्लोरीन CCl4, बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट बने। ऐसे ही डबल बॉन्ड पे भी क्लोरीन डालोगे तो दोनों क्लोरीन ऐड हो जाएंगे, लेकिन क्लोरीन वाटर डालेंगे तो फिर इस तरह से क्लोरीन और OH ऐड होंगे। ये जस्ट थोड़े से एग्जांपल्स बताए मैंने, सारी ऑर्गेनिक में यूज होती जाएंगी रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। बट दिमाग में होना चाहिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मतलब क्या है। जब पहले स्टेप में एक इलेक्ट्रोफाइल डबल या ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक करे तो वो रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। Electrophile is must for reactions of double and triple bond. अब जैसे मान लो तुम NaCl डालते हो, डबल बॉन्ड पे ऐड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि NaCl में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव है और Na पॉजिटिव विल नेवर एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ऑक्टेट है ना इसमें, जबकि इसकी जगह HCl होता वो ऐड हो जाता, क्योंकि HCl में H+ आयन है और H+ आयन इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये एक्सपेरिमेंट से भी पता चल जाता है। इथीन with NaCl, no reaction. बट जैसे ही इसमें HCl डाला रिएक्शन हो गई। NaCl में कोई रिएक्शन नहीं हुई, लेकिन HCl डालने पर जो कि कोवलेंट है, यहाँ H ऐड हो गया और यहाँ Cl ऐड हो गया। Why? Because HCl में एक इलेक्ट्रोफाइल H पॉजिटिव है, NaCl में Na पॉजिटिव will not act as electrophile. और बिना इलेक्ट्रोफाइल के डबल या ट्रिपल बॉन्ड में रिएक्शंस नहीं होती। हाँ, मतलब कहीं भी अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल बनने के चांसेस नहीं है तो रिएक्शन ही नहीं होगी, क्योंकि अल्कीन और अल्काइन में टिपिकल रिएक्शन कौन सी आती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसके पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल नहीं अटैक करना है, क्योंकि अल्कीन खुद क्या है, न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल पर पहला अटैक किसका होगा, इलेक्ट्रोफाइल। थोड़ा थोड़ा सा ऑर्गेनिक रिएक्शन का ट्रेंड पता चल रहा होगा। और इन रिएक्शंस में कौन सा अल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होगा, वो अल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होगा जिसका कार्बोकेटायन स्टेबल बने। आगे से में तो रिएक्टिविटी इन रिएक्शन में किस पर बेस्ड है, रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो अगर हमें ये चेक करना हो किस पे एडिशन फास्टर होगा, तो हमें यही चेक करना पड़ेगा, जिसका कार्बोकेटायन स्टेबल उसकी रिएक्शन फास्टर। चले आगे। तो अगली रिएक्शन थी फ्री रेडिकल एडिशन। अभी एडिशन में एक ही की थी ना हमने, फ्री रेडिकल एडिशन। सब्स्टिट्यूशन की तो तीनों टाइप्स कर ली थी हमने। फ्री रेडिकल एडिशन, और इसका एग्जांपल है, मैं बाद में नोट करवाती हूँ, पहले रिएक्शन देखो ध्यान से और लिखना बंद करो, पहले जो मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से देखो। हमने इसमें HBr डाला, बट साथ में परऑक्साइड डाल दिए। तुम्हें याद होगा मैंने बताया था परऑक्साइड रेडिकल इनिशिएटर है, कुछ केसेस में रेडिकल बना देते हैं, तो ये HBr में रेडिकल बना देंगे, होमोलिटिक फिशन कर देंगे परऑक्साइड की प्रेजेंस में। अब हमारे पास दो रेडिकल आ गए, एक H डॉट और एक Br डॉट। इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, Br डॉट।
ब्रोमीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हेलोजन और 7 इलेक्ट्रॉन के साथ कैसे बियर करेगा वो। एक हाइड्रोजन तो बेचारा सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, हेलोजन जैसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो डेफिशिएंट हो जाएं तो बहुत स्ट्रॉन्ग जो उनकी रिएक्टिविटी हो जाती है, क्योंकि कहीं से भी ढूंढेंगे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो यहाँ पहले स्टेप में अटैक किसका हुआ, बी आर डॉट। अब तुम बी आर डॉट का अटैक सपोज यहाँ करवाते हो, यहाँ करवाते हो, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, एक पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। ये एरो का मतलब पता है ना तुम्हें, इस तरह के एरो, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर। तो बी आर डॉट जब यहाँ अटैक किया तो बीच वाले कार्बन पर डॉट आया। ये कौन सा डॉट बना, सेकेंडरी रेडिकल। जबकि अगर हम HBr का अटैक में Br का अटैक बीच वाले कार्बन पर करवाते तो जो डॉट है वो प्राइमरी कार्बन पर होता। अब बताओ इन दोनों में से कौन सा स्टेबल है, सेकेंडरी। इसका मतलब ये एडिशन तो होगा नहीं, ये वाला एडिशन होगा, क्योंकि इंटरमीडिएट जिसका स्टेबल रिएक्शन उसी ट्रैक पे जाती है, और अगले स्टेप में ये जो H डॉट है वो बीच में आ जाएगा। तो अगर तुमने ध्यान से नोटिस किया हो, पुअर बिकम्स रिचर हो गया ना, ये CH है, ये CH2 है। HBr का H CH2 पे नहीं गया, वो कहाँ गया, बीच में गया। इसको कहते हैं पुअर बिकम्स रिचर, मतलब ये मार्कोनिकॉफ रूल के ऑपोजिट हो गया, तो इसको कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। सो HBr का एडिशन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ऑपोजिट टू मार्कोनिकॉफ रूल होता है, जहां पुअर बिकम्स रिचर है। इसीलिए इस रिएक्शन को फ्री रेडिकल एडिशन और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन कहते हैं। तो यहां लिख सकते हैं दैट एडिशन ऑफ HBr इन प्रेजेंस ऑफ, मैं लिखवा दूंगी, टाइम दूंगी तुम्हें, एडिशन ऑफ HBr in presence of peroxide is opposite to Markovnikov's rule via formation of free radical, via formation of free radical intermediate। तो हम इसको क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, या इसको कहते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट, क्योंकि पेरोक्साइड की वजह से हुआ ना। एक नाम और भी है इसको, खराश इफेक्ट भी कहते हैं, खराश इफेक्ट, जो भी नाम है। तो ये एग्जांपल हुआ फ्री रेडिकल एडिशन अराउंड डबल बॉन्ड का इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, और इसका रिजल्ट था पुअर बिकम्स रिचर। आई थिंक इसकी डेफिनेशन अब तुम्हें पता चल गई होगी, हाइड्रोजन विल ऐड ऑन दैट कार्बन व्हिच हैव लेस हाइड्रोजन, पुअर बिकम्स रिचर। ऐसा सिर्फ पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ही होगा जब रेडिकल बनेंगे। ये वाला, ये इसलिए कि ये रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि इसका जो प्राइमरी रेडिकल है दैट इज लेस स्टेबल। या इस ट्रैक पर अगर कोई कंपाउंड बनेगा भी तो बहुत ही माइनर, मेजर बनता है जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल हो। ऑर्गेनिक में होता क्या है, जब हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं हम सारी पॉसिबिलिटीज पहले देख लेते हैं कि हाँ यहाँ भी अटैक करा के देखते हैं, इधर भी करा के देखते हैं, फिर देखते हैं कि जो इंटरमीडिएट बन रहे हैं या आगे जो रिएक्शन जा रही है उसको एनालाइज करते हैं। जिसको कम एनर्जी चाहिए रिएक्शन उस ट्रैक पे जाती है, और कम एनर्जी कब चाहिए होती है, जिनके इंटरमीडिएट स्टेबल बनते हैं। इसलिए तुम्हें बताया था मैंने, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनिक रिएक्शंस को समझने के लिए। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन या पेरोक्साइड इफेक्ट या खैराश इफेक्ट।
हाँ नीरज, व्हाई इट इज इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, क्योंकि मैंने याद होगा पेरोक्साइड जो है वो रेडिकल इनिशिएटर है, क्योंकि इनमें बहुत जल्दी होमोलिटिक फिशन हो जाता है। जब एक बार रेडिकल मिक्सचर में आ जाए तो नए रेडिकल को बनाने में हेल्प करता है। ये लिख लिया सबने? रेडिकल, फ्री रेडिकल लेस स्टेबल, प्राइमरी है ना ये, प्राइमरी रेडिकल, प्राइमरी कार्बन पर डॉट का प्राइमरी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल हो। अभी तो तुम रेडिकल इनके इंटरमीडिएट के ऑर्डर याद करते हो ना, एक टाइम पर वो अपने आप दिमाग में वैसे ही बैठ जाएंगे। देखा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, अपने आप बता दिया तुमने, ये ज्यादा स्टेबल तो ये कम स्टेबल, इतनी बार ये टर्म्स आएंगी। यहाँ सेकेंडरी रेडिकल बना क्योंकि Br ने इस कार्बन पे अटैक किया तो बीच वाले कार्बन पे डॉट आया, सेकेंडरी कार्बन पर डॉट आया जहां मिथाइल डोनेटिंग इफेक्ट डाल रहा है। अब मैं ओवरऑल रिएक्शन लिख रही हूँ नेक्स्ट उस पर स्लाइड में। ये देखिए, ये था हमारा प्रोपीन, इसमें डाला हमने HBr और यहाँ लिखा हुआ है इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। ये नीट में एक बार क्वेश्चन आया था, इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। नॉर्मली इससे पहले जब HBr मैंने लिखवाया था, मैंने एब्सेंट प्रेजेंट कुछ नहीं लिखा था, ठीक है ना। और यहाँ ये डार्क भी लिख देते हैं क्योंकि लो टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है। तो अब ये रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग होगी, मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग या एंटी मार्कोनिकॉव? मार्कोनिकॉव, क्योंकि एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड है। तो इसमें क्या होगा, रिचर बिकम्स मोर रिचर। तो हम क्या करेंगे, CH2 पर ही एक हाइड्रोजन ऐड करवाएंगे, अगले कार्बन पर Br ऐड करवाएंगे और ये बन जाएगा 2-ब्रोमो-प्रोपेन। तो उसमें कई स्टूडेंट्स ने ना वो एब्सेंस प्रेजेंस की तरफ ध्यान ही नहीं गया। पेरोक्साइड, अच्छा पेरोक्साइड हो गया एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट। ये मिस्टेक तुम करते, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, क्योंकि नॉर्मली हम जब मार्कोनिकॉव एडिशन करते हैं हम पेरोक्साइड और कुछ लिखते ही नहीं है, पर उसने अगर लिख दिया तो स्पेसिफाई किया उल्टा इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, पर उसका असर उल्टा हो गया, वो पेरोक्साइड देख के बड़ा हो गया। हाँ, तो ये बीच वाला जो कार्बन था, अब ये पुअर था तो पुअर बिकम्स रिचर। तुम देखो हमें आइसोमर मिल रहे हैं ना, एडिशन वही है, HBr ही है, प्रोपीन पर ही है, बट कंडीशन चेंज हो गई। एक कंडीशन थी प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, एक थी एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। ये था हमारा एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन, NTMR, पेरोक्साइड इफेक्ट। ये था हमारा मार्कोनिकॉव रूल। बट ये होता सिर्फ HBr के साथ ही है, neither with HCl nor with HI। NTMR, एंटी मार्कोनिकॉव रूल। सो लिख लिया सबने? तो अब बताएं why anti-Markovnikov rule is observed in addition of HBr.
not with HCl or HI, even if peroxides are present. सिर्फ HBr के साथ ही ऐसा क्यों होता है, बाकी दोनों में क्यों नहीं होता? अच्छा, एक और चीज, HF तो ऐड ही नहीं होता, हाई बॉन्ड एनर्जी है। जो एडिशन का ट्रैक है ना, HF ऐड ही नहीं होता, फिर HCl है, फिर HBr है। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी HI की होती है क्योंकि उसका बॉन्ड सबसे वीकर है। जो बॉन्ड एनर्जी है ना, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है HF की सबसे ज्यादा, फिर HCl की, फिर HBr की, फिर HI की। ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है। तो HF तो ऐड ही नहीं होता, उसकी बॉन्ड ही नहीं टूटता। लेकिन HCl HBr में क्या होता है देखें जरा। HCl में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस will oppose homolytic fission. अगर बॉन्ड में एक को ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाए तो खींच लेगा इलेक्ट्रॉन, चाहे पेरोक्साइड है या नहीं है। तो HCl में होमोलिटिक फिशन हो ही नहीं पाएगा क्योंकि H और Cl के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है। इसमें तो वैसे ही नहीं बॉन्ड टूटता, तो पेरोक्साइड F तो और भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसमें तो रेडिकल बनने का चांस ही नहीं है। HI में बॉन्ड एनर्जी तो बहुत कम है, डिफरेंस भी अच्छा खासा है। H डॉट और I डॉट बनते जरूर हैं, पर I डॉट की टेंडेंसी है इमीडिएट डाइमराइज हो जाता है और I2 मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है। HI की बॉन्ड एनर्जी कम है पर I डॉट अनस्टेबल है। जैसे I डॉट बनेगा, इसके दो मॉलिक्यूल इमीडिएट कंबाइन होकर आयोडीन मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो I डॉट तो एडिशन के लिए अवेलेबल ही नहीं हुआ, बन तो गया जल्दी पर वो रहा ही नहीं मिक्सचर में, इसीलिए वो ऐड ही नहीं हो पाया। तो बचा कौन जिसका आराम से एडिशन हो जाएगा? HBr। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी सफिशिएंट है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, और Br डॉट इज क्वाइट स्टेबल टू स्टे देयर। I डॉट तो वहां रुकेगा ही नहीं, इमीडिएट आयोडीन मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएगा। तो ये समझ में आया कि एंटी मार्कोनिकॉफ या मार्कोनिकॉफ ये टर्म हम यूज कर पाते हैं किसके लिए? सिर्फ HBr के लिए, क्योंकि बाकी सब में तो जो HCl है इसमें तो नॉर्मल मार्कोनिकॉफ ही एडिशन हो जाए, चाहे पेरोक्साइड डालो या ना डालो। और ये आया हुआ है क्वेश्चन। आयोडीन डॉट अनस्टेबल होता है, बड़ा सारा मॉलिक्यूल है, तो इसका ऑड इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस होल्ड ही नहीं कर पाता, वो कहीं दूसरे इलेक्ट्रॉन को ढूंढ के। और आयोडीन सॉलिड भी होता है, सॉलिडिफाई हो जाएगा, मिक्सचर से नीचे आ जाएगा। सो आई थिंक ये दोनों रूल समझ में आ गए होंगे, व्हाट इज मार्कोनिकॉफ्स रूल एंड व्हाट इज एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल या पेरोक्साइड इफेक्ट। ठीक है, चले आगे, लिख लिया सबने? अगर ये ट्रिपल बॉन्ड होता, जैसा पिछली क्लास में मैंने बताया था, बिना पेरोक्साइड के डार्क में जब रिएक्शन करवाते मार्कोनिकॉफ रूल चलता, रिचर बिकम्स मोर रिचर, 2 बार HBr ऐड होता और हमें ये वाला हैलाइड मिल जाता। ये एल्कीन की रिएक्शन सब यही करवा रही हूँ मैं, ये सारी एल्कीन अल्काइन की रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ये क्या है, इसका नाम क्या है इस कंपाउंड का? 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन, 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। हाँ, सनलाइट नहीं है, पेरोक्साइड भी नहीं है, सनलाइट भी नहीं है। अब पेरोक्साइड डाल के देखते हैं। मैंने फर्स्ट स्टेप में नहीं लिखा, H और Br ऐड होना ना, H यहाँ जाएगा, Br इधर आएगा।
पेरोक्साइड की प्रेजेंस में अटैक कौन करता है? Br, और Br अटैक यही करेगा। तो जब CH पर Br का अटैक होगा, यहाँ डबल बॉन्ड रह जाएगा, बीच वाले कार्बन पर डॉट आ जाएगा, सेकेंडरी कार्बन पर डॉट आना भी चाहिए, H के साथ लिखा। तो Br यहां गया ताकि बी कार्बन पर डॉट आए, ठीक है, उस पर अगले स्टेप में H आ गया। मैकेनिज्म नहीं लिखी है, समझ में आ गई? एंटी मार्क पहले में तो तुमने लिख दिया एंटी MR क्योंकि पेरोक्साइड था और HBr था। मुझे बताओ पहला पॉइंट समझ में आया? पुअर बिकम्स रिचर, पुअर इज दिस C, उस पे H जा रहा है, लास्ट वाले CH पे भी आ रहा है। हाँ, अब क्या होगा आगे? बिल्कुल, इधर देखो, अगर Br लास्ट वाले कार्बन पे जाए, तुम्हें समझ में आ रहा है कि अगर Br इधर जाए तो डॉट कौन से कार्बन पे आएगा? बीच वाले कार्बन पे, और आना भी वही चाहिए ना, बीच वाले कार्बन पे आना चाहिए, और इसी CH पर एक H आ गया। इन दोनों प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है? ये टर्मिनल कार्बन पर Br है, ये बीच में Br है। इसका नेम क्या है? 1,1 डाइब्रोमो प्रोपेन। ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अगर हम HBr का अटैक इस तरह से करवाते कि Br इधर जाए और H इधर आए तो ये कंपाउंड बनता, पर ये बहुत ही कम बनेगा। एक मिनट, इसको फिर से बताऊं मैं। Br डॉट अगर यहां जाता है तो एक डॉट बीच में आता है, और बीच वाले डॉट पर ही H जाएगा। पहले Br जाएगा फिर H आएगा, बीच में डॉट आना प्रेफर करेगा। पहला कंपाउंड तो बन गया, पर दूसरा कंपाउंड बनते समय दोनों जगह CH है। बट फिर हमारा रूल वही, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट वाला। अगर ये Br डॉट इधर चला जाए तो डॉट बीच में आएगा, सेकेंडरी कार्बन पर आएगा जो कि स्टेबल है, तो मेजर प्रोडक्ट यही बनेगा। अगर ये Br बीच वाले कार्बन पे जाता, यहाँ डॉट आता, प्राइमरी कार्बन पे डॉट आता, उतना स्टेबल नहीं होता। सो दिस विल बी माइनर प्रोडक्ट, बहुत ही कम अमाउंट में। हम मेजर प्रोडक्ट के हिसाब से रिएक्शन लिखते हैं। ये सारे पेरोक्साइड, मतलब हमने डाला, पहला स्टेप ए हुआ, साथ ही साइमल्टेनियसली दूसरा स्टेप भी हो जाएगा। तुम्हें ये फाइनल प्रोडक्ट लिखना है, वो तो मैंने मैकेनिज्म बताई। पहला स्टेप मार्कोनिकॉव रूल के ऑपोजिट, पर दूसरे स्टेप में हम मार्कोनिकॉव एंटी मार्कोनिकॉव को टर्म को यूज ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों ही CH है। नॉर्मली हम क्या कहते हैं? पुअर बिकम्स रिचर, मतलब जिसपे हाइड्रोजन कम है वहीं पर जाए। अब यहाँ तो दोनों जगह बराबर हाइड्रोजन है, तो हम मार्कोनिकॉव एंटी मार्कोनिकॉव को तो कंसिडर कर ही नहीं पाएंगे, पर हमें ये तो पता है ना कि रेडिकल स्टेबल बनना चाहिए। तो अगर ये Br इस कार्बन पे जाता, इस कार्बन पे Br जाता, तो बीच वाले कार्बन पे डॉट आता, और बीच वाले कार्बन का डॉट स्टेबल है। क्यों? सेकेंडरी है वो। मैं अलग अलग रेडिकल बना के दिखा दूं? ये लिख लिया, मैं दोनों तरह के डॉट्स बना के दिखाती हूँ। लिखा नहीं अभी? अब लिख लिया सबने? तो ये एक बार फिर से बता देती हूँ मैं। जैसे ये है, दोनों बराबर के हाइड्रोजन के साथ हैं, तो अगर ये Br डॉट यहां जा रहा है, दो बड़े बड़े Br एक ही कार्बन पर आ रहे हैं, फिर भी ये प्रेफर कर रहा है इसको क्योंकि ये सेकेंडरी है।
ये सेकेंडरी रेडिकल है। ऑन अदर साइड अगर ये Br, सॉरी, अगर ये Br इधर जा रहा था, यहां डॉट आ रहा था, और इसी पर अगले स्टेप में एक Br और सॉरी अगले स्टेप में एक H डॉट आ जाए, तो तुम्हारा प्रोडक्ट जेम नहीं विसिनल बनता, बट ये प्राइमरी रेडिकल है, बातें नहीं इधर, और ये लेस स्टेबल है। यहाँ पर एक ही ड्राइविंग फोर्स है कि ब्रोमीन का साइज बड़ा है, जो अलग अलग जगह पर है, क्राउडेड नहीं है, तो थोड़ा बहुत बनेगा ये, क्योंकि मेन चीज हम देखते हैं डॉट जिस एटम पर है वहां वो कितना स्टेबल है, पॉजिटिव चार्ज जिस एटम पर है वहां पर वो कितना स्टेबल है। डॉट इज ऑन सेकेंडरी कार्बन, सो इट इज मोर स्टेबल, इसलिए यही बनेगा और इसी पर H आएगा, और हमारा प्रोडक्ट टर्मिनल जेम डाइहैलाइड हो गया। टर्मिनल का मतलब एंड कार्बन। आई थिंक ये सेकंड स्टेप समझ में आ गया होगा। अब मैं देखती हूँ इतना सब जो भी लेक्चर तुम्हें दिया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का, दिमाग में कितना बैठा, इस अगले एग्जाम्पल से पता चल जाएगा। हमें कॉन्सेप्ट समझना है, हम मार्कोनिकॉफ को जपने से काम नहीं चलेगा कि उसी की डेफिनेशन रटते रहे और काम हो जाए। कई बार सिचुएशन ऐसी भी आ जाती है जैसे यहाँ था। अभी डिस्कशन करना बंद करें प्लीज। लिख लिया? तो अब इस क्वेश्चन का आंसर दें। सबने लिख लिया? इसका सर्कल ही बना देती हूँ, कंफ्यूजन ही ना हो। नो peroxide. What is the product? लिखो लिखो, बातें नहीं। मुश्किल अभी पिछला लिखा नहीं क्या? लिखाऊं स्लाइड? तो मार्कोनिकॉफ के नाम से तो काम नहीं चलेगा ना यहाँ, तो अब कैसे होगा ये? मैं यहाँ नंबर कर देती हूँ, ये 1 और ये 2। कौन से कार्बन पर क्या जाएगा? पहले तो बताओ जाएगा क्या बिना पेरोक्साइड के? H और Br में से कौन पहले अटैक करेगा? हाइड्रोजन, H पॉजिटिव, इसको अटैक करना है। कहाँ करेगा, 1 या 2? 1 पर। अगर ये 1 पर अटैक करे तो यहाँ पर आएगा। मैं दोनों ही बना के बताती हूँ तुम्हें। अगर 1 पे अटैक करता है जैसा तुम सबने कहा, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, है ना। और दूसरा, अगर ये 2 पे अटैक करता तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आता। तो दोनों में ये वाला तो है सेकेंडरी, है ना, ये वाला भी सेकेंडरी भी है और बेंजाइलिक भी है। कुछ याद आया? बेंजीन से अटैच कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, कॉन्जुगेशन नहीं है इसमें, तो ये ज्यादा स्टेबल हुआ ना। यही चेक करना चाह रही थी मैं। तो अब तुम्हें पता चला होगा कि इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी का एक एक स्टेप कितना इंपॉर्टेंट है। बेंजाइलिक नॉर्मल सेकेंडरी से ज्यादा स्टेबल होता है। अब इसी पर Br नेगेटिव आया, एंड दिस इज द फाइनल वन। बातें बंद करो, कुछ पूछना है फिर? ये वाला स्टेबल क्यों है ये पता चला। सेकेंडरी बेंजाइलिक, बेंजाइलिक में कॉन्जुगेशन आता है, कॉन्जुगेशन का मतलब स्टेबिलिटी आती है। रिएक्शन उसी तरीके से होती है जिससे कि इंटरमीडिएट स्टेबल बने।
मार्कोनिकॉव रूल काम आता है, पर जहां मार्कोनिकॉव रूल नहीं है वहां कैसे सोचना है तुम्हें, दोनों में से किस तरफ अटैक करने के बाद हमें इंटरमीडिएट स्टेबल मिलेगा। इधर इधर लिखा हुआ है, एक दो बार ये रिएक्शन रिवाइज करनी पड़ेगी, रूल्स को एक तरह से अपने में इम्बाइब करना पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ये जीओसी तो है ही नहीं, ये तो रिएक्शंस आ चुकी हैं, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, रिटेन करके रखो तो मुश्किल नहीं है, हैं? हाँ, समझ आ जाए तो इजी है। हमेशा एक मिनट, ये रिएक्शन कौन सी है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफाइल विल ऐड, अब H पॉजिटिव Br नेगेटिव, इलेक्ट्रोफाइल कौन है? मैंने जब तुम्हें अभी रिवीजन के लिए बोला था जीओसी में क्या रिवाइज करना है, तो पहला पॉइंट मैंने क्या बोला था? इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। यू शुड नो विच इज इलेक्ट्रोफाइल, विच इज न्यूक्लियोफाइल। जब तुमने हेडिंग ये दे दिया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो उसका मतलब ही क्या है? कौन सी चीज ऐड होने वाली है? इलेक्ट्रोफाइल, जो कि H पॉजिटिव है। अगर तुम लिखते न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो इसमें Br नेगेटिव को अटैक करना चाहिए। जब तुम रेडिकल एडिशन लिख रहे हो, इधर अगर तुम रेडिकल एडिशन लिख रहे हो, इसका मतलब रेडिकल को जाना है। अब तुम्हारे पास दो रेडिकल हैं, एक H डॉट और एक Br डॉट, दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है? Br डॉट, तो Br डॉट जाए, ऐसे सोचना है। आगे समझे? ऐसे ही अगर हम बेंजीन लें, बेंजीन रेजिस्ट एडिशन, बेंजीन रेजिस्ट एडिशन, क्यों? एरोमेटिसिटी जा रही है, लेकिन इसमें क्लोरीन का एडिशन हो जाता है सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये रेडिकल एडिशन है, एनर्जी देनी पड़ रही है। एल्कीन में तो तुमने देखा था डार्क में की थी रिएक्शन, क्योंकि वहां एनर्जी की जरूरत ही नहीं है। बेंजीन रेजिस्ट एडिशन रिएक्शन, ध्यान इधर, बेंजीन रेजिस्ट एडिशन रिएक्शन being aromatic but with excess of chlorine and sunlight, there is radical addition, और बेंजीन के सारे कार्बन पर क्लोरीन आ जाए। तीन क्लोरीन के मॉलिक्यूल हर डबल बॉन्ड पर जाकर ऐड हो जाएंगे। तो पता है इस कंपाउंड का फॉर्मूला है C6H6Cl6। बेंजीन का बीच का सर्कल गायब हो गया, इसको BHC भी कहते हैं, अगर नाम सुना हो तुमने, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इंसेक्टिसाइड है ये, इसको 666 भी कहते हैं, फॉर्मूला है ना C6H6Cl6, it is BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इंसेक्टिसाइड है बट इट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, तो इसलिए इसको अब यूज नहीं करते। BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जैसे DDT होता है ना, उसी तरह से है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये एडिशन प्रोडक्ट है, बहुत रेयर रिएक्शन है बेंजीन में जो एडिशन होती है, उनमें से एक ये है। तीन क्लोरीन ऐड हो जाते हैं, हाइड्रोजन भी ऐड हो जाता है, किया था ना हमने बेंजीन का हाइड्रोजनेशन, तीन हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड हो जाते हैं, पर वो रेडिकल रिएक्शन नहीं है, इसलिए मैं यहाँ नहीं बता रही। हाँ बिल्कुल लूज कर रहा है, तभी तो इसको हाई एनर्जी चाहिए, एनर्जी देके तो कुछ भी करवा सकते हैं ना। तो ये रेडिकल एडिशन की दो रिएक्शंस बताई मैंने, कौन कौन सी? इधर रेडिकल एडिशन की दो रिएक्शन कौन सी बताई? एक HBr का एडिशन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, दूसरा ये बेंजीन पर क्लोरीन का एडिशन सनलाइट की प्रेजेंस में। हिंट क्या है रेडिकल रिएक्शन का? या तो वहां पेरोक्साइड लिखा हो या सनलाइट लिखा हो, ये दो सिचुएशन से पता चल जाता है कि यहाँ कहीं रेडिकल जरूर बने होंगे। आगे समझ में? तीसरी रिएक्शन जो +2 में आने वाली है, वो डिटेल में नहीं करेंगे हम, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, हाँ जी क्या देख रहे हो तुम लोग?
क्या मिस हो गया? कौन सा पिछला क्वेश्चन? कौन सा पिछली स्लाइड दिखाऊं? हाँ तो बोलो ना। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैंने तुम्हें कौन कौन सी बताई है अभी? डबल और ट्रिपल बॉन्ड पर किस किस चीज का एडिशन मैंने बता दिया अभी। एक HBr का, तो HCl का भी, HI का भी एक तरह से एडिशन होता है। दूसरा मैंने किसका बताया? वाटर का। तीसरा मैंने किसका बताया था? क्लोरीन का। चौथा मैंने बताया था क्लोरीन वाटर का। क्लोरीन वाटर में ऐड क्या क्या हुआ था? HOCl, एक तरफ Cl और दूसरी तरफ OH। ये किया हमने डबल पे भी और ट्रिपल बॉन्ड पर। डबल और ट्रिपल में से कौन ज्यादा रिएक्टिव था? डबल बॉन्ड। यहां तक समझ में आ गया? तो चलिए अगला रिएक्शन हमारा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इसका मतलब क्या है? पहले स्टेप में कौन ऐड होने वाला है? न्यूक्लियोफाइल C डबल बॉन्ड O। इसमें अगर हम KCN डालें तो कौन ऐड होगा? CN नेगेटिव। कार्बन और ऑक्सीजन में से कहां ऐड होगा? कार्बन पे। इस पे पार्शियल पॉजिटिव है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। पर जैसे ही CN यहां आएगा पाई इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे। जहां अटैक हुआ पाई इलेक्ट्रॉन उसके ऑपोजिट कौन सा इफेक्ट हो गया? -E इफेक्ट। इस C पर CN आ गया और O पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इसमें अगर हम HCN डालेंगे तो ये जो O नेगेटिव है HCN में से किसको खींचेगा? H को। तो जब ये H को खींचेगा तो CN फिर से फ्री हो जाएगा। तो जस्ट टू स्टार्ट द रिएक्शन हमें KCN डालना पड़ा। अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें एडिशन सिर्फ किसका हो रहा है? H और CN का। अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें HCN डालने पर एडिशन क्या हुआ? C पे गया CN और O पे गया H। बट हमें KCN डालना पड़ा। क्यों? क्योंकि HCN कोवेलेंट है, इसमें से न्यूक्लियोफाइल इजीली अवेलेबल नहीं है। हम रिएक्शन को अगर फास्ट करना चाहें हमें CN नेगेटिव की अवेलेबिलिटी चाहिए ना। तो तुमने क्या किया? पहले KCN डाल दिया थोड़ा सा, CN यहाँ गया, ऑक्सीजन को नेगेटिव बना दिया। अब ऑक्सीजन अपने आप इसमें से H को खींच लेगा और CN बनता चला जाएगा। ये CN क्या करेगा? फिर अगले मॉलिक्यूल पे ऐड होगा, फिर वहां पर नेगेटिव आ जाएगा, फिर वो H से अटैक कर लेगा। तो हमने एरो के ऊपर क्या लिखा है? KCN। तो KCN एक तरह से कैटालाइज कर रहा है ना इस रिएक्शन को। समझ में आई? तो KCN जो है, हमने KCN डाला, KCN के पास साइनाइड न्यूक्लियोफाइल है। साइनाइड न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पॉजिटिव पर जाता है और ऑक्सीजन को नेगेटिवली चार्ज बना देता है। अब जो बचा हुआ HCN है, ये O नेगेटिव अपने आप HCN में से H को खींच लेता है। HCN अपने आप इतना जल्दी डिसोसिएट नहीं होता, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा ये इसमें से H को खींच लेगा और इस CN नेगेटिव को फ्री कर देगा। अब हमें दोबारा KCN डालने की जरूरत ही नहीं है, ऐड होता जाएगा H पॉजिटिव CN नेगेटिव। अकेला HCN डालते तो रिएक्शन स्टार्ट होने में बहुत टाइम लगता, क्योंकि HCN धीरे धीरे डिसोसिएट होता, थोड़ा सा CN मिलता। पर अगर ऑलरेडी KCN है, कुछ डाल दिया हमने स्टार्टिंग में, तो रिएक्शन को स्टार्ट तो कर ही देगा और इनिशिएट कर देगा। K प्लस ऐसे ही पड़ा रहेगा, वापस इसके साथ कंबाइन वापस बन जाएगा ना KCN। तभी तो KCN एरो के ऊपर लिखा है, क्योंकि वो रिएक्शन के बाद रीजनरेट होता जा रहा है। पर इसमें ओवरऑल रिएक्शन को हमने नाम क्या दिया? ओवरऑल रिएक्शन को नाम क्या दिया हमने? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। बिकॉज RDS में रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में विच इज द अटैकिंग रिएजेंट? साइनाइड। और साइनाइड क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो इस रिएक्शन का नाम क्या हुआ? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो जितनी भी फंक्शनल ग्रुप की रिएक्शन है वो इसी कैटेगरी में आएंगे, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड दो डिफरेंट एटम के बीच में हो। C डबल बॉन्ड N हो गया, C ट्रिपल बॉन्ड N हो गया, C डबल बॉन्ड O हो गया। इसके C पर हमेशा कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। और लास्ट में हमारे पास अल्कोहल और CN फंक्शनल ग्रुप आ गए। तुम देख रहे हो है तो ये एडिशन ही ना, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, तो दैट इज व्हाई इट इज एडिशन रिएक्शन। RDS में न्यूक्लियोफाइल जा रहा है तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन।
तुम्हारे कोर्स में +1 में पहली 2 एडिशन है जो एल्कीन और अल्काइन पर होती है, रेडिकल एडिशन और दूसरी क्या थी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। सी डबल बॉन्ड सी पर तो न्यूक्लियोफाइल जा ही नहीं सकता ना, क्योंकि इसके पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से खुद ही एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल से थोड़ी रिएक्ट करेगा। लेकिन जब 2 डिफरेंट एटम के बीच में डबल बॉन्ड है तो एक कार्बन पर पॉजिटिव, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज, तो कार्बन जो पॉजिटिवली चार्ज है वो न्यूक्लियोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला। जैसे इसके पास न्यूक्लियोफाइल पहुंचेगा, इसमें कौन सा इफेक्ट शुरू हो जाएगा, -E इफेक्ट। इसकी वजह से कार्बन की जो वैलेंसी एक फ्री हो जाएगी और न्यूक्लियोफाइल वहां जाके जुड़ जाएगा। ये नोट कर लिया सबने? थर्ड कैटेगरी ऑफ रिएक्शन क्या बताई थी मैंने, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन इसका मतलब है लॉस ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। ये एडिशन का ऑपोजिट हुआ ना। एडिशन में तो क्या है, मल्टीपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बनता है, या सिंगल बॉन्ड से मल्टीपल बॉन्ड बनता है। हाइपर कंजुगेशन में लॉस थोड़ी होता है, शिफ्टिंग होती है, वहीं रहता है, जुड़ा रहता है, वो उधर के नेगेटिव चार्ज से जुड़ा रहता है, घूमता रहता है। जैसे ये देखें अल्कोहल, इसका डिहाइड्रेशन कर दें ऐसे डाल के, डिहाइड्रेशन हो गया, एक जगह से H निकला, दूसरी जगह से OH निकला। फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन को अल्फा कहते हैं, उससे नेक्स्ट कार्बन को बीटा कहते हैं। एक अल्फा पोजीशन का OH, बीटा पोजीशन का H निकला और उनके बीच में डबल बॉन्ड आ गया। एडिशन का ऑपोजिट हो गया। तभी हमने हीटिंग की है। एडिशन में तो टेम्परेचर लो रखना पड़ता है, यहाँ हमें हीटिंग करनी पड़ती है। रीजन बीइंग ये एंट्रोपी फेवर्ड है, 1 से 2 बन रहे हैं, एक कंपाउंड से 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, रैंडमनेस बढ़ रही है ना। तो जब भी एंट्रोपी बढ़ती है, हाई टेम्परेचर उस रिएक्शन को फेवर करता है, इसलिए हीटिंग विल फेवर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो पहला दूसरा स्टेटमेंट लिख सकते हैं, हीटिंग फेवर एलिमिनेशन रिएक्शन बिकॉज इट इज एंट्रोपी फेवर्ड रिएक्शन। Heating or high temperature will favor elimination reaction. Heating or high temperature will favor elimination reaction because it is entropy driven. This reaction is entropy driven. इस statement का मतलब समझ में आया? This reaction is entropy driven. जब भी ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन से निकलते हैं उसको हम बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। इट इज बीटा एलिमिनेशन। याद करो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बताया था, जब एक ही पोजीशन से ग्रुप्स निकलते हैं, इसको तो एनर्जी भी नहीं देनी पड़ रही, ठीक है, इसको कहते हैं अल्फा एलिमिनेशन। लिसन, एक मिनट, ये अल्फा और बीटा का डिफरेंस समझ में आया? एक ही कार्बन से OH और उसी कार्बन से जुड़ा हुआ H निकल रहा है। जब एडजेसेंट कार्बन से निकलते हैं ग्रुप्स, तब उसको बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। जब एक ही कार्बन से अटैच ग्रुप्स में से कुछ निकलता है तो अल्फा एलिमिनेशन। हाँ पुष्कल, क्या नहीं लिखा भाई?
देख लिया? अगला भी, अगला तो नोट ही मैंने अभी किया है, तो इधर ध्यान दो ना। तो ज्यादातर रिएक्शन ये वाली है, बीटा एलिमिनेशन। और ये एल्कीन की प्रिपरेशन नहीं होगी, तुमने अल्कोहल लिया, हीट किया, डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, अल्कोहल में से एक जगह से OH, उसके अगले कार्बन से H निकालेगा, जहां से ग्रुप निकले उनके बीच में मल्टीपल बॉन्ड आ जाएगा, आ गया मल्टीपल बॉन्ड, एलिमिनेट कर गया, समथिंग इज लॉस्ट फ्रॉम द सबस्ट्रेट। सारी एलिमिनेशन को हीट देनी पड़ती है, पर हाँ ये एलिमिनेशन को हीटिंग के बिना भी हो जाता है क्योंकि अनस्टेबल है, ये अपने आप में बहुत एनर्जी है इसमें। तुम्हें बताया था ना ऐसे कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करते, जेम डायोल। बहुत डिटेल में ये रिएक्शन जब ऑर्गेनिक नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करोगे ना, ऑर्गेनिक हैलाइड में आती ये रिएक्शन है एलिमिनेशन, काफी सारी इसके मैकेनिज्म्स हैं। लिख लिया सबने? अब ध्यान से सुना अगला रिएक्शन, पिछला लिख लिया? अब लिखना बंद करें और सुने ध्यान से। हाँ पुष्कर इधर जरा ध्यान। ये है 2-ब्रोमो-2-क्लोरो-ब्यूटेन, ठीक है? इसमें हमने कोई बेस डाला और हीटिंग कर दी, बेस इसमें से एसिड को निकालेगा। वो एसिड कौन कौन सा हो सकता है? एक H ये Cl ये निकले और एक H ये निकले, तो जहां से निकले उनके बीच में क्या आ जाएगा? मल्टीपल बॉन्ड। हो ये भी सकता था कि ये Cl और ये वाला H निकले, ऐसा होता तो क्या मिलता? CH3, सामने सामने देखो जरा जो बता रही हूं मैं, CH2, ये बेस डाला, पहले डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाला था ना, उसने वाटर निकाल लिया, अब इस बार हमने बेस डाला, अल्कोहलिक KOH कहते हैं इसको, या कोई भी और अच्छा बेस डाला और हीट किया, इसने इसमें से एक पोजीशन का H और एक पोजीशन से हेलोजन निकालना है, एसिड को निकालना है। ये है इसका अल्फा कार्बन और ये 2 है बीटा। यहाँ एक नहीं 2 बीटा पोजीशंस हैं, फंक्शनल ग्रुप के एडजॉइनिंग कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। अब 2 बीटा कार्बन है, दोनों बीटा कार्बन में से H अगर निकालें तो 2 अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहे हैं। ये हमें मिल रहा है ब्यूट-2-ईन और ये मिल रहा है हमें ब्यूट-1-ईन। इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है? कौन सा ज्यादा स्टेबल है? अल्कीन की स्टेबिलिटी कैन बी मेजर्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। 1-ईन में कितना हाइपर कॉन्जुगेशन है? इसमें कितना हाइपर कंजुगेशन है? 6 हाइपर कंजुगेशन है। ब्यूट-1-ईन में कितना हाइपर कंजुगेशन है? सिर्फ 2 CH है। सो ब्यूट-2-ईन इज मोर स्टेबल एंड इट इज द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस वन विल बी द माइनर प्रोडक्ट, क्योंकि ये कम स्टेबल है। जो ज्यादा स्टेबल है वही मेजर प्रोडक्ट बनता है। एक सेकेंड रुक जाए, लिखने की जल्दी ना करें, सुने ध्यान से। अल्कीन लिया, हैलाइड लिया, हैलाइड के 2 बीटा कार्बन थे एडजॉइनिंग, हर बीटा कार्बन का हाइड्रोजन अगर निकलता, हेलोजन निकलता, बीटा एलिमिनेशन होता, तो हमारे सामने 2 पॉसिबल प्रोडक्ट्स थे। एक प्रोडक्ट है ब्यूट-2-ईन, दूसरा प्रोडक्ट है ब्यूट-1-ईन। इनमें से मेजर प्रोडक्ट ब्यूट-2-ईन बना बिकॉज ये ज्यादा स्टेबल है। तो एक जनरल रूल क्या लिख देते हैं, क्या? दैट मोस्ट ऑफ द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन फॉलो सेडजेव्स रूल। सेडजेव क्या कहता है? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, जिस एल्कीन के दोनों तरफ सब्स्टिट्यूएंट लगे हो, जिस एल्कीन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप लगे हो, ऐसे एल्कीन स्टेबल होते हैं। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल, जैसे मार्कोनिकॉफ ने कहा था, वैसे इसने भी एक स्टेटमेंट दे दी। सेडजेव्स रूल, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आर formed as a major product in elimination reaction because
such alkenes are stable. इसीलिए इस एल्कीन का नाम ही क्या है, सेटजेफ्स एल्कीन, सेटजेफ्स प्रोडक्ट। जो स्टेबल एल्कीन है उसको सेटजेफ्स प्रोडक्ट कहते हैं, जो लेस स्टेबल एल्कीन है उसको हॉफमैन्स प्रोडक्ट कहते हैं। इन साइंटिस्ट ने कई रिएक्शंस किए हैं, कई ऐसी रिएक्शन 12th में पढ़ोगे जिसमें हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर बनता है। तो नाम ही दे दिया कि जिस रिएक्शन में लेस स्टेबल एल्कीन बनती हो वो कहते हैं कि इसमें हॉफमैन एल्कीन बन रही है, जहां ज्यादा स्टेबल एल्कीन बन रही हो तो कह देते हैं इसमें सेटजेफ्स एल्कीन बन रही है। तो ये नाम ही फेमस हो गए, सेटजेफ्स एल्कीन मतलब जो ज्यादा स्टेबल हो, हॉफमैन एल्कीन जो लेस स्टेबल हो। तो जब हम हैलाइड की अल्कोहलिक केवेज डाल के रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मेजर प्रोडक्ट क्या मिलता है, सेटजेफ्स एल्कीन। मैं इसकी डेफिनेशन बाद में लिखवाऊंगी, पहले रिएक्शन लिख लो। एक चीज बताएं, तुम्हें ये रिएक्शन समझ में आई? हैलाइड में बेस डाला, 2 तरह के बीटा हाइड्रोजन थे, वो बीटा हाइड्रोजन निकला जिससे स्टेबल प्रोडक्ट मिले। स्टेबिलिटी हमने चेक की हाइपर कंजुगेशन से। तो 2 ब्यूटीन मेजर, दूसरा माइनर। लिख लें अभी इस रिएक्शन को, आराम से लिख लें। बीटा एलिमिनेशन का मतलब ही यही है, जब एडजेसेंट पोजीशन से ग्रुप्स निकल रहे हो। अल्कोहलिक, ALC का मतलब अल्कोहलिक। मतलब वाटर की जगह अल्कोहल में अगर सोल्यूशन बनाए तो बहुत अच्छा बेस होता है, पर अल्कोहलिक KOH और भी अच्छा बेस है। अभी जो मैंने जितनी रिएक्शन बताई ना, समझ लो कि तुम्हारा हाइड्रोकार्बन या अल्कीन 50% कवर हो गया इन्हीं रिएक्शन से। एलिमिनेशन ही है ना, लॉस ऑफ एटम है। एलिमिनेट होना, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड का आना। और एलिमिनेशन रिएक्शन सारी एंडोथर्मिक है, वीक पाई बॉन्ड बन रहा है, स्टेबल सिग्मा बॉन्ड टूट रहे हैं। तो सारी रिएक्शन एंडोथर्मिक हुई ना, तभी तो हीटिंग चाहिए लेस स्टेबल वाले। तुम्हें ना ऑर्गेनिक में एक ट्रिक सीखनी है। थोड़ी सी रिएक्शन करने के बाद तुम्हें रिएक्शन की ट्रिक समझ में आने लग जाती है कि हाँ ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, हम ये डाल रहे हैं तो कहाँ जाना चाहिए। शुरू में तो क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटर पर नेगेटिव को ही ऐड करवा देते हैं, वही प्रॉब्लम आती है। तो एक ऑपोजिट चार्जेस हमेशा रिएक्ट करते हैं, ये दिमाग में सबसे पहली चीज उसमें रिएक्शंस में देखनी होगी, सेंटर ढूंढने पड़ेंगे। तो अब जरा सेटजेफ्स रूल की डेफिनेशन लिख लो। सेटजेफ्स रूल, इसको कई जगह जेट से भी लिखा जाता है, एक ही बात है, जेटसेव्स रूल या सेटजेफ्स रूल। ये कहता है मोर substituted alkenes are formed as a major product in beta elimination reaction. More substituted alkenes are formed as a major product in beta elimination reaction. This is called Saint-Jeff's rule. More stable
alkene will have more hyperconjugation. And is also named as Sedgef's alkene. तो ये 3 तरह के रूल इन स्कूल एग्जाम में भी डेफिनेशन पूछ ली जाती है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, या सेडजेफ रूल क्या है। ये तीनों अल्कीन से ही रिलेटेड रूल्स हैं। मैंने जो 4 तरह की रिएक्शंस बताई थी, कौन कौन सी बताई थी मैंने? हाँ जी, पहली क्या थी? सब्स्टिट्यूशन, दूसरी एडिशन, तीसरी एलिमिनेशन और चौथी रीअरेंजमेंट। तो अगली रिएक्शन लिखिए अभिषेक, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन। हाँ, ये पुष्कर लिख लो, पिछला रह गया। जब कभी भी जेओसी या इसको पढ़ने बैठो ना, पूरा सफिशिएंट टाइम लेके 2-3 घंटे का इन वन गो एक बार रीडिंग लगा, शुरू से लेके, सो दैट यू कैन कनेक्ट जो डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स है ना, कनेक्ट कर पाओ उनको। एक चीज पढ़ लोगे, 2 दिन बाद दूसरा पढ़ोगे, वो कनेक्ट नहीं कर पाओगे, फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। तो जब पूरा टाइम निकाल के कनेक्ट करके साथ ही इसके क्वेश्चंस करके, तब इसमें कॉन्फिडेंस आएगा। आधा आधा करोगे फिर कोई कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन, इधर देखें। क्रूशियल लिख लिया कि नहीं? तो आप देखें जरा, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। लिखना नहीं है अभी, सुने जरा जो मैं रिएक्शन बता दूं। मुझे आवाज आ रही है इधर से? ये एक अल्कीन है। हमने देखा HBr की एडिशन की बड़ी आसान सी रिएक्शन है, सीधा मार्कोनिकॉफ लगाया, इधर H इधर Br, बन गया प्रोडक्ट, बहुत खुश। अब HBr का ही एडिशन करवाते हैं। एक साथ तो ये होता नहीं है, मल्टीपल स्टेप है। पहले इंटरमीडिएट बनता है, फिर Br ऐड करता है। तो पहले स्टेप में हमने मार्कोनिकॉफ रूल सोचा और लगा दिया H का एडिशन। तो देखते हैं हमें कार्बोकैटायन क्या मिला। एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन मिला और ये Br नेगेटिव। लिखना नहीं है, इधर सामने देखो, बन गया। अब कार्बोकैटायन की नेचर क्या होती है कि अगर इसके एडजेसेंट कार्बन पर ब्रांचिंग हो और ये अपनी स्टेबिलिटी और ज्यादा कर सके, तो ये रीअरेंजमेंट करना शुरू कर देता है। मतलब कैसे? अगर ब्रांचिंग है, जैसे कि इस केस में था, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन था और इसके नेक्स्ट कार्बन पर ब्रांचिंग थी। अगर ब्रांचिंग से ये 2 हाइड्रोजन यहां से निकल के इधर आ जाते, मतलब ये हाइड्रोजन यहां से इधर ऐड हो गया, यहां से इसके इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो क्या हुआ? ये CH3, ये CH3 और ये H इस कार्बन को छोड़ के अगले कार्बन के साथ जुड़ गया है। तो पीछे क्या छोड़ गया? ये पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ ये कार्बोकैटायन क्या बन गया? टर्शरी, पहले से ज्यादा स्टेबल हो गया। तो कार्बोकैटायन की टेंडेंसी होती है रीअरेंज होने की, अगर वो हो सकता है तो। अगर पहले से टर्शरी है फिर थोड़ी रीअरेंज होगा वो, पर अगर ये प्राइमरी है तो सेकेंडरी में जाना चाहेगा, सेकेंडरी है तो वो टर्शरी में जाना चाहेगा। अब ये ज्यादा स्टेबल हो गया, मोर स्टेबल हो गया। मिक्सचर में यही सबसे ज्यादा पड़ा होगा, क्योंकि कोई भी रिएक्शन 100% तो कंप्लीट नहीं होती, ये थोड़ा बहुत बड़ा रहेगा, पर मेजर ये रहेगा। और यहाँ जब Br का अटैक होगा तो तुम्हें जो प्रोडक्ट मिला वो मार्कोनिकॉफ रूल विद रीअरेंजमेंट वाला मिला। दिस इज द मेजर वन, जो सिंपल एडिशन का प्रोडक्ट तो नहीं था, रीअरेंज प्रोडक्ट। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, या जब भी कार्बोकैटायन बनेगा, जिस भी रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनेगा,
100% वहां रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होगी। तो लिख लीजिए ये रीअरेंजमेंट रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कार्बोकेटायन, इन्वॉल्विंग कार्बोकेटायन, कहीं भी किसी भी केमिस्ट्री के किसी भी पार्ट में कहीं कार्बोकेटायन बना और वो रीअरेंज हो सकता है तो डेफिनेटली वो होगा और अपने आप को हाईएस्ट स्टेबिलिटी तक लेके जाएगा। एक और चीज देखें, यहां पर जो H की शिफ्टिंग हुई ना, इसको हाइड्राइड शिफ्ट कहते हैं। जब H नेगेटिव एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसको हाइड्राइड शिफ्ट कहते हैं, H नेगेटिव शिफ्ट कहते हैं। और हाइड्राइड शिफ्ट सबसे ज्यादा प्रेफर्ड होती है, मतलब इसकी एडजेसेंट पोजीशन पर ब्रांचिंग हो, मिथाइल और H हो, शिफ्ट कौन करेगा? H। क्योंकि अगर H की शिफ्टिंग हो गई तो वो कार्बन क्या रहेगा? टर्शरी। लिख लो इसको, समझ के लिख लो। पहला स्टेप ही जिसमें सबसे अनस्टेबल कार्बोकेटायन बना वही रेडिटर्मिनेटिंग स्टेप है। रेडिकल में रीअरेंजमेंट नहीं होता, सिर्फ कार्बोकेटायन प्लेनर होता है ना, तो एक ही प्लेन में एटम इजीली शिफ्ट कर जाता है। रेडिकल उतना प्लेनर नहीं होता। सिर्फ यही है रीअरेंजमेंट रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, ये वाले, तो H नेगेटिव दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर यहाँ चल गया और यहाँ बॉन्ड बना दिया इसने इसके साथ, और अपने पीछे डेफिशिएंसी छोड़ गया। तो अब ये कार्बन जो है ब्लू वाला जो मैंने लिखा है, इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। हाँ जी, तुमने लिख लिया? बातें किए जा रहे हो तुम? लिख लिया तुमने? क्या नाम है? लिख लिया? हाँ, नाम क्या है? कनव। कनव नाम है कि यशस्वी नाम है? हैं? What is your name? हाँ? क्यों दांत क्यों निकल रहे हैं? हाँ बताओ। यशस्वी। हाँ, तुम लोग दांत निकालते रहोगे बेचारा बोलेगा कैसे नाम अपना? हाँ उधर लिख लिया सब है? लिख लिया सारे स्टेप्स? इसका मतलब कई बार अल्कीन पे एडिशन करने पर हम जो सोच रहे थे वो प्रोडक्ट नहीं मिला, वो माइनर ही मिला है। ये पड़ा रहेगा, थोड़ा बहुत तो पड़ा ही रहेगा, नहीं ये माइनर ही मिलेगा। मेजर प्रोडक्ट हमें वही मिला जो सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन से मिलना था। आ गया समझ में? इसी तरह से एक और एग्जांपल करते हैं। लिख लिया ना? अगर ये अल्कीन में इधर मिथाइल होते 3 और इसमें HCl का एडिशन करवा रहे होते, H पहले लास्ट वाले कार्बन पर जाता, सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनता, उस पे अगर Cl आता तो हमें ये प्रोडक्ट मिलता जो सिंपल मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट था। बट दिस विल बी द माइनर प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें यहाँ क्या होने वाला है? रीअरेंजमेंट। अब बताओ कौन सी शिफ्टिंग होगी? हाइड्रोजन तो है नहीं, तो कौन सी शिफ्टिंग होगी? मिथाइल शिफ्ट, रीअरेंज बाय मिथाइल शिफ्ट। और मिथाइल शिफ्टिंग के बाद
ये फिर से टर्शरी हो गया, टर्शरी कार्बोकेटायन, और इसी पर Cl नेगेटिव जाएगा और दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। नेम तो अब तुम बता ही सकते हो उसके क्या है। अच्छा हाँ, इसमें नंबरिंग बताओ कहाँ से होगी, देखते हैं नेमिंग कितनी याद है। क्लोरीन वाली साइड से, मिथाइल वाली साइड से? मिथाइल वाली साइड से। मोर सब्स्टिट्यूएंट शुड गेट द लोएस्ट नंबर, 3 क्लोरो 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। लेकिन सेकेंड वाले में तो यहीं से ही होगी ना, क्योंकि 2 नंबर पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है। पता चल गया ना, ये 2 क्लोरो 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, और जो प्रोडक्ट दोनों जो बने ये सारे आइसोमर हैं, पोजिशनल आइसोमर। एक बार रिएक्शन पूरी देख लो, दिमाग में बिठा लो। पहले इलेक्ट्रोफाइल आया, कार्बोकेटायन बना, कार्बोकेटायन ने सर्च किया इधर उधर कि और स्टेबल होने का कोई रास्ता है क्या। अगर रास्ता नजर आता है तो शिफ्टिंग हो गई। शिफ्टिंग उस तरीके से करेगा जिससे कि वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो सके। अगर कहीं साथ वाले कार्बन पर ब्रांचिंग के साथ H है तो हाइड्राइड शिफ्ट मोस्ट प्रेफर्ड है। यहाँ तीनों मिथाइल थे, एक मिथाइल शिफ्ट हो गया, बन गया स्टेबल, राइट। अब देखिए जरा, अगर ये कार्बोकेटायन होता जिसमें 2 मिथाइल और 1 इथाइल है, विच शिफ्ट विल बी प्रेफर्ड, इथाइल और मिथाइल शिफ्ट? कौन सी शिफ्ट होती? मिथाइल शिफ्ट और इथाइल शिफ्ट, कौन सी शिफ्ट होती? मिथाइल शिफ्ट होती। चलो मिथाइल शिफ्ट करके बनाओ कार्बोकेटायन। तुम दोनों ही शिफ्ट करवाने के बाद कार्बोकेटायन बनाओ, लिखो। अब तुम्हें इतना पुष्कर मैंने कुछ बोला है इधर? अभी मैंने तुम्हें बताया मिथाइल और इथाइल जो हाइड्राइड शिफ्ट होती है कार्बोकेटायन में, तो यहाँ तुम दोनों शिफ्ट करवा के देखो। एक बार इस मिथाइल को शिफ्ट करवाओ, एक बार इथाइल को शिफ्ट करवा के इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लाओ, एंड देन एनालाइज बोथ द कार्बोकेटायन, और फिर आंसर देना मुझे। शिफ्ट करवानी तो आती है ना? अल्काइल शिफ्ट करवाओ, जहां से शिफ्ट हो रही है उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लाओ। और ध्यान से देखो, बीच में आंसर मत बोलना, करके देख लो, फिर जैसे पूछूंगी वही बताएगा। हाँ मतलब दोनों में से जो स्टेबल होगा वही बनेगा ना। तो मुझे तुम्हें बताना है कि वो मिथाइल को प्रेफर करेगा शिफ्ट करना या इथाइल को प्रेफर करेगा शिफ्ट करना। तो पहले शिफ्ट करने के बाद जो कार्बन बने उसको ड्रॉ करके देखो। तुम्हें ट्राई करो, चैलेंज की तरह लिया करो कि हाँ बताते हैं, देखते हैं कौन बनता है स्टेबल। ट्राई तो करो, देखो पीछे जाए। अभिषेक देख के कर लो, पर करो, खुद बनाओ कार्बोकेटायन। एफर्ट्स करने चाहिए हमेशा। तुमने बना लिया? हाँ तो जरा एनालाइज करो दोनों में से कौन सा कार्बोकेटायन स्टेबल बन रहा है। हाँ इथाइल शिफ्ट प्रेफर्ड होगी, बहुत अच्छा। इथाइल की शिफ्टिंग के बाद जो कार्बोकेटायन बनेगा, टर्शरी तो दोनों में ही होगा, इसमें और इसकी हाइपर कॉन्जुगेशन में डिफरेंस होगा। ये हमने मिथाइल शिफ्ट करवाई, नहीं इसका मेन रीजन कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी से रिलेटेड है, तो उसको देखना होगा हमें। इसमें कार्बोकेटायन जो बना उसमें हाइपर कंजुगेशन कितनी है? 3 3 1।
जबकि दूसरे वाले में 3, 2 and 1। इसकी मोर हाइपर कंजुगेशन है, फर्स्ट वाले की मोर स्टेबल। मैं बार बार तुम्हें एक ही चीज बोल रही हूँ कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डिसाइड करती है रिएक्शन कैसे होगी। हाइड्राइड शिफ्ट मोस्ट प्रेफर्ड है, पर मिथाइल शिफ्ट लीस्ट प्रेफर्ड है, क्योंकि अगर मिथाइल यहीं रहे तो इसकी हाइपर कंजुगेशन ज्यादा आने वाली है ना, इसलिए वो मिथाइल को कहीं जाने नहीं देगा। अगर इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आए तो इसके अराउंड जितने मिथाइल ग्रुप ज्यादा होंगे उतनी हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगी ना, तो मिथाइल शिफ्ट इज लीस्ट प्रेफर्ड। अदर देन मिथाइल जो ग्रुप होगा वो शिफ्ट करना चाहेगा। कुछ याद रहेगा ये कि अगर शिफ्टिंग करवानी हो कार्बोकेटाइन के लिए, ये एक एडवांस लेवल पर आ गए हम क्वेश्चंस के, जहां पर कार्बोकेटाइन इस स्टेज पर पहुंच चुका है कि वो रीअरेंज कर रहा है। पहले तो सिंपल रिएक्शन थी, लेकिन अब थोड़े से और टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर चाहे तो ऑर्गेनिक में जितना चाहे किसी भी लेवल तक जा सकता है। तो ये एक अगली स्टेज आ गई। अगली स्टेज में भी तीनों मिथाइल होते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, पर एक चेंज कर दिया, तीनों भी चेंज कर सकता था वो। तो हर बार तुम्हें चेक क्या करना है, जिसकी शिफ्टिंग के बाद सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन बने वही शिफ्ट होगा। कुछ पता चला? समझ में आई ये रिएक्शन? हाँ नीरव, मिथाइल शिफ्ट प्रेफर नहीं ना होगी, तुम फिर मिथाइल शिफ्ट लेके जा रहे हो। इसमें CH कितने हैं? कितने CH हैं? 3, 2 and 1, 6। फर्स्ट इसके अंदर कितने CH हैं? 7। तो मिथाइल शिफ्ट इज लीस्ट प्रेफर्ड। मिथाइल अगर यह रिटेन रहे तो स्टेबिलिटी ज्यादा आती है। आ गया समझ में? ये तो केस था ओपन चेन का। अब जरा इससे भी और हायर सिचुएशन पर जाते हैं। वो सिचुएशन क्या है, प्लीज थोड़ी देर के लिए क्लास को झेल लो, इधर देख लो। हाँ, ये कंपाउंड HCl डाला, लिखना नहीं है, सुनो पहले ध्यान से। HCl डाला, एज यूजुअल मार्कोनिकॉफ चल पड़ा और ये कार्बोकेटाइन बना। कोई बात नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। तुम सबको पता है 6 मेंबर रिंग सबसे स्टेबल रिंग होती है। ये कार्बोकेटाइन दो तरह से रीअरेंज हो सकता है, या तो हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए और यहां पहुंच जाए, टर्शरी है। लेकिन इसमें एक चीज और भी हो सकती है, दैट इज रिंग एक्सपेंशन। क्यों ना अपनी 5 मेंबर रिंग को 6 मेंबर तक चेंज कर ले। और ऐसा करने के लिए क्या करेगा, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो सामने देखो, ये वाला जो बॉन्ड है यहां से टूट के इधर आ जाए, जैसे कि ये बॉन्ड इधर से टूट के इधर आ गया। ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज था, ये बॉन्ड यहां से टूट के इधर आ गया। जब ये बॉन्ड यहां से टूट के इधर आ गया तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना। थोड़ा देर देखो जरा इसको, यहां से शिफ्ट होके ऐसे आ गया, ये ऐसे था ना, उससे नीचे आ गया। ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड लेके यहां आ गए ताकि इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ सके। और इसको अगर हम ओपन करके देखें तो ये 6 मेंबर्ड रिंग हो गई। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ मिथाइल है। कुछ पता चल रहा है? थोड़ा सा मुश्किल है इसको चेक मतलब इमेजिन करना, पर इम्पॉसिबल नहीं है, समझ सकते हो तुम। अभी रिंग एक्सपेंशन का केस क्या है, 5 मेंबर रिंग या 4 मेंबर रिंग से अटैच कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो रिंग एक बॉन्ड जो है वो रिंग का टूट के इसके साथ जुड़ जाता है। तुम देखो ये वाला जो बॉन्ड था ना, ये वाला बॉन्ड टूट गया, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ से टूट गए और यहाँ से टूट के यहाँ से जुड़ गए नीचे से। उससे क्या होगा, ये जो बॉन्ड ऐसे पड़ा हुआ था वो नीचे आ गया, ऐसे आ गया, ये टूट गया, ये वाला डॉटेड वाला टूट गया और ये डॉटेड वाला बनना शुरू हो गया। तब ये 6 मेंबर रिंग बन गई ना, 1 2 3 4 5 and 6।
और ए मिथाइल। इसमें एक बार और शिफ्ट हो जाएगी हाइड्राइड शिफ्ट, और ये मोस्ट स्टेबल स्टेट पे पहुंच गया। नहीं, ये हाइड्राइड शिफ्ट होगी ना, यहाँ चला गया हाइड्राइड और पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, तो इसको कहते हैं रिंग एक्सपेंशन। और इसी पर सबसे लास्ट में ये Cl नेगेटिव आ गया और देखो कितना अनयूजुअल सा प्रोडक्ट बन गया। ये इसका मेजर प्रोडक्ट है, ये 12th में करोगे रिएक्शन। बट क्योंकि मैं कार्बोकेटाइन करवा रही थी रीअरेंजमेंट, तो एक पॉसिबिलिटी रिंग एक्सपेंशन की भी होती है। अगर इसके साथ Cl जुड़ जाए, जैसे इंटीजर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, तो पहला कार्बोकेटाइन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और तीसरा सबसे ज्यादा स्टेबल है, और तीसरा ये है, चौथा ये है। 4 इंटरमीडिएट बने इसमें। तुमने जो देखा था शुरू में एनर्जी डायग्राम की, पहली पीक ऊपर आई, फिर नीचे आई, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे हो जाती है ना। वो क्यों बन रही? इतने सारे इंटरमीडिएट की वजह से कई सारी ट्रांजिशन स्टेट आ जाएंगी ना। तो इस रिएक्शन में पॉसिबल इंटरमीडिएट कितने हैं? 4 हैं। पर इन 4 कार्बोकेटाइन में से सबसे स्टेबल कौन सा था? ये वाला, दिस वन, क्योंकि ये टर्शरी भी है, 6 मेंबर्ड भी है। ये डिटेल में अगले साल करोगे, पर थोड़ा सा रिंग एक्सपेंशन क्या होता है इसका थोड़ा आइडिया होना चाहिए। इतना आइडिया तो हो गया होगा। और ये तभी होता है जब छोटी रिंग के ऊपर कार्बन, 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, ऐसी रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, तो रिंग एक्सपेंशन हो जाता है। ये लास्ट है जीओसी का, जीओसी खत्म हो गया। इसके बाद हाइड्रोकार्बन, अल्केन। हाँ, मतलब अल्केन होगा मंडे को। टेस्ट जीओसी का ले देना नहीं कभी भी, कभी तो देना है ना। तो मंडे तक तो दो, संडे को नहीं ले रही हूँ मैं, फर्स्ट को नहीं ले रही हूँ, सेकंड को तो हो सकता है ना। हाँ, ऐसे तो कब तक टालते रहोगे? हाँ, ऑफलाइन ही लेंगे, क्लास भी लूंगी मैं। अल्केन कराएंगे मंडे को, हाइड्रोकार्बन की रिएक्शंस। ओके, यहां तक हो गया। लास्ट केस क्या था? रिंग कॉन्ट्रैक्शन। हाँ, लिख लो लिख लो, कोई बात नहीं, अभी टाइम है। हाँ, फिर वो 5 मेंबर हो जाती। नहीं, एक एक कोई रिंग में लेगा ना, 2 को थोड़ी ले पाएगा। हाँ, जो भी क्लास में करवाया है ना, बस उसी पर है टेस्ट। तुम्हारी बुकलेट के पीछे जो इम्पोर्टेंट टिप्स है ना, उसको पढ़ के आना है बस। क्वेश्चंस तो आज करने थे ना हमने, जीओसी के क्वेश्चंस, उसकी मैंने रिकॉर्डिंग डाल दी है। हाँ, डाल दी है, उसको कर लेना। अब कोई उसमें ना एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि नहीं किया, ये नहीं किया, वो करना ही है। संडे है तुम्हारे पास। अच्छी बात है, नए साल की शुरुआत अच्छे काम से करनी चाहिए। एक एक दिमाग में रखना, कुछ अच्छा हो जाए, मतलब असाइनमेंट हो जाए। हाँ, लिख लिया है, आसानी है। हाँ, मैंने तो ये वाला टेस्ट भी बहुत आसान बनाया था, मुझे लग रहा था पूरे में से पूरे आएंगे सबके। क्या हुआ, लिखा नहीं? अब ये तो रब भी हो गई। चलो ये लास्ट कर लो, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। अरे लास्ट है ये, एक रिएक्शन मंडे को। अजीब बात करते हो। नहीं,
आखिरी है, आखिरी। हाँ, HCl का एडिशन। इतनी परेशानी क्यों हो गई? थक गए क्या? इतनी एनर्जी है तुम लोगों में, मेरे से तो 4 गुना ज्यादा होनी चाहिए है? ओके, ये 7 मेंबर रिंग है, बहुत आसान है ये, सुन लीजिए जरा एक बार। लिखो मत, अगली क्लास में लिखवा दूंगी, पर करवाना मुझे आती है। H पॉजिटिव यहाँ ऐड हुआ, हो गया, पॉजिटिव चार्ज आया। अब क्या हुआ, ये वाला जो बॉन्ड है ये इसके साथ जुड़ गया, कुछ ऐसे ऐसे डॉटेड, दोनों डॉटेड है। एक डॉटेड वाला बॉन्ड बन रहा है, दूसरा टूट रहा है। जो टूट रहा है इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऐसे बन गया ना। एक बातें करने में नहीं एनर्जी जाती तुम्हारी। H यहाँ गया सामने, इधर पॉजिटिव चार्ज आया, ये बॉन्ड यहां से टूटा, दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड इसके साथ बन गया, पता चला। और इस कार्बन पर डेफिशिएंसी आ गई, मतलब कि ये बन गया 6 मेंबर्ड रिंग विद पॉजिटिव चार्ज। वापस से वही बन गया ना, ये 7 से स्क्वीज होकर 6 पे आ गई है, और अभी एक बार और शिफ्ट करेगा ये, और ये मोस्ट स्टेबल स्टेज तक पहुंच गया। ये है रिंग कॉन्ट्रैक्शन का एग्जांपल। पहले स्टेप में H यहां गया, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया। दूसरे स्टेप में बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर गए, बॉन्ड यहां से टूट गया और नया बॉन्ड बन गया, ये वाला बॉन्ड बन गया और ये वाला बॉन्ड टूट गया। जहां से बॉन्ड टूटा उसको पॉजिटिव चार्ज आ गया वहां पर, ठीक है, जो कि 6 मेंबर रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब यहां से हाइड्राइड शिफ्ट हुई और ये सबसे स्टेबल स्टेट पे आ गया। रिंग भी प्रॉपर 6 मेंबर्ड हो गई, टर्शरी भी हो गया। ये है रिंग कॉन्ट्रैक्शन। कहने का मतलब कार्बोकेटायन में 3 केसेस थे, हाइड्राइड शिफ्ट थी, अल्काइल शिफ्ट थी, या रिंग कॉन्ट्रैक्शन था, या रिंग एक्सपेंशन था। वो ट्राई करेगा अपने आप को सबसे स्टेबल स्टेट पे ले जाने के लिए। पर जो ऑलरेडी स्टेबल है, अगर मान लो पहले ही ये बन गया तो उसमें तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा ना। तो क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, बताइए इनमें से कौन सा कार्बोकेटायन रीअरेंज हो सकता है? जो पहले से स्टेबल है वो थोड़ी रीअरेंज होगा, जो लेस स्टेबल है वो रीअरेंज होगा। आगे समझ में? तो ये जीओसी का लास्ट था, मंडे को आओगे, जीओसी के जो भी डाउट्स हैं मुझे व्हाट्सएप कर देना करते समय। जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, जहां डाउट होंगे मुझे व्हाट्सएप कर देना, क्लास में आके हम डिस्कस कर लेंगे। मंडे को हम करेंगे हाइड्रोकार्बन एल्केन। एंड हैप्पी न्यू ईयर। एंजॉय भी करो पर पढ़ो भी, दोनों काम करो। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।